हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित मिश्रा एंड आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमने पढ़ा था क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप ये मान सकते हैं कि ये उसका पार्ट 2 है। अब बात ये आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि 1789 में जो है फ्रांस एक मोनार्कियल स्टेट हुआ करता था, यानी कि वहां पे राजतंत्र जो है वो चल रहा था और राजा जो थे वो लुई 16 थे। लेकिन वहां के लोगों ने इसका काफी विरोध किया और फाइनली जो है 1791 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। फिर वहां पे कुछ और परिवर्तन आए रूल्स में, जैसे कि कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई, डायरेक्टरी की गवर्नमेंट आई और फाइनली वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट का अराइवल हुआ था। आज हम लोग इसको आगे जो है देखने वाले हैं, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आता है। शुरुआत फ्रांस से हुई और फ्रांस जो है उसी को देखते हुए, उसी को कॉपी करते हुए जितने और भी वहां पे कंट्रीज थे, स्टेट्स थे, उन्होंने ऐसा किया। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं कि आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में आपने देखा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। ये हमारा था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो लोग थे क्लर्जी, क्लरिक्स, क्लर्जी, पादरी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं। सेकंड में हमारे पास कौन थे? हमारे पास थी नोबिलिटी। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब हो गया कि राजा से रिलेटेड लोग। ठीक है, अच्छा हाँ, ये दोनों जो हैं ये इन्हें हम एरिस्टोक्रेट्स या एलिट्स भी कहते थे। इन्हें हम एलिट या फिर एरिस्टोक्रेट भी कहा करते थे। इस बात को आप याद रखें, इसे हम लोग एलिट और एरिस्टोक्रेट भी कहते थे। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा रिच हुआ करते थे। लेकिन ये जो हमारा थर्ड स्टेट था जिसमें कि किसान यानी पीजेंट्री, वर्कर्स, डेली वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, ठीक है, छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये आते थे। ये थे सबसे गरीब ग्रुप में। ठीक है, ये जो आप तीसरा ग्रुप देख रहे हैं ये सबसे गरीब। और देखा ये भी था हमने कि जो टैक्सेस थे, हमारे यहां ऐसा होता है कि जो इंसान पैसे ज्यादा कमाता है टैक्स यूजुअली वो देता है, सरकार उससे इनकम टैक्स लेती है। लेकिन वहां पे ये उल्टा था, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है। 85% पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट की थी। ठीक है, मोर देन 85%, और टैक्स भी यही लोग दे रहे हैं जो गरीब हैं। तो इस पर जो है ये गरीब लोगों ने, यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, और उसी को हमने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इस चीज को हम समझ चुके हैं। चलिए, और उसी के बाद जो है जो भी बदलाव आए अभी हम लोग आगे वाले स्लाइड में भी देख लेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग हुआ क्या। तो देखिए, जब 1791 में पहली बार विद्रोह के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी मोनार्की अभी भी है पर सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलने वाला था। तो यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक न्यू ट्राइकलर इंट्रोड्यूस किया, एक तिरंगा झंडा इंट्रोड्यूस किया वहां पे लोगों ने, ताकि जो है लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना को भरा जा सके, लोग अब फ्रांस को एक देश की तरह पहचान सकें। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अ न्यू नेशनल एंथम, हाइम्स एंड कोट्स वर कंपोज्ड। यहां पे नेशनलिज्म की भावना से, राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को ओतप्रोत करने के लिए, लोगों के मन में उन भावनाओं को जगाने के लिए काफी सारे प्रयास जो है इस तरह से किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है पहचान सके एक राष्ट्र क्या होता है। द स्टेट्स जनरल्स वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। यहां पे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तो इसमें से एक एक स्टेट जनरल जो है इलेक्ट किया गया। ठीक है, ये क्यों किया गया भाई? इसलिए किया गया ताकि
इनके जो अधिकार हैं उनको बराबरी से पूरा किया जा सके, इनके डिमांड्स को समझा जा सके। ठीक है, ये समझ गए। अब और नेशनल असेंबली के बारे में आपको अगर याद हो तो मैं बता देता हूं फिर से कि जो सबसे पहले थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो मैंने बताया आपको, मोर्चा खोला था विरोध का, विद्रोह का, तो उन्होंने अपना नाम रखा था नेशनल असेंबली। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और क्या किया गया, यूनिफॉर्म लॉज वर मेड फॉर ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के लिए, वो फर्स्ट स्टेट के हों, सेकंड स्टेट के हों या थर्ड स्टेट के हों, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, एक जैसा कानून बनाया गया। और यहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। प्रॉब्लम ये थी कि अब हम लोग जो है, हम लोग इंडिया में किलोज को प्रेफर करते हैं, आप यूनाइटेड किंगडम या यूरोप जाएं तो वहां पे लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेट एक होता है कि वो पाउंड जो है, जो उसका यूनिट है 3.300 कुछ ग्राम होता है, 300 समथिंग ग्राम होता है, तो वैसे ही वो हर जगह बराबर नहीं था, लोग अलग अलग कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, यहां पे वो भी बराबर कर दिया गया कि अगर एक राष्ट्र में हो तो सब बराबर चलेगा। There was also a declaration made by the revolutionaries that it was the mission and destiny of the French people to liberate rest of the Europe. अब फ्रांस वालों को यह लगने लग गया कि हमको तो लिबर्टी मिल गई। 1791 के बाद यहां पे बहुत सारे बदलाव आए, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इनको लगने लग गया कि हमको तो लिबर्टी मिल चुकी है, तो क्यों ना यूरोप में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो कि अभी भी मोनार्की में घिस रहे हैं, क्यों ना हम लोग उनको भी लिबरेट कर दें, उनकी भी सहायता करें। ये ऐसा सोच इन लोगों के दिमाग में आया। यूरोप, लिबरेट रेस्ट ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। दिस क्लियर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मी टू एंटर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। 1790s में ही क्या हो गया कि यूरोप के जो अन्य राज्य थे, उन्होंने इस बात को सुना, समझा कि अच्छा ये हमारी मदद करने वाले हैं, तो आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को उन्होंने अपने यहां पे घुसने दे दिया। और याद रखें कि नेपोलियन बोनापार्ट भी आ चुका है। 1801 से आप नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसको आप गिनना शुरू कर दें कि वो रूल में आ चुका था। तो नेपोलियन बोनापार्ट आ चुका है, आप समझिए, और उसकी आर्मी जो है, फ्रेंच आर्मी, वो इन कंट्रीज में घुसने लग गई। अब आप एक बात बताएं कि आप क्या ऐसे ही किसी को बाहर से अपने देश में, अपने घर में घुसने दे देंगे जो हथियार के साथ में है? नहीं ना। तो इसका जो है खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा इन चारों देशों को। ठीक है, वो अब होने क्या वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, याद रखें, ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में फ्रेंच आर्मी जो है वो घुस चुकी है 1790s में ही। एंड आर्मी वाज ट्राइंग टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन रेस्ट ऑफ द यूरोप। ये उनका उद्देश्य था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को हम लोग जो है पूरे यूरोप में कैसे आगे बढ़ाएं, कैरी करें, इस चीज को वो लोग दिखाना चाहते थे कि देखो भाई, हमने तो आजादी ले ली, अब हम तुम्हारी भी मदद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस जो है अब आपको समझ में आएगा कहां से आने वाले हैं या कहां से आते हैं। अराइवल ऑफ नेपोलियन हम लोग समझते हैं। नेपोलियन हैड ऑलरेडी ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स टू इंश्योर इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ रूलिंग इन फ्रांस। पढ़ के तो लग रहा है नेपोलियन अच्छा इंसान है, लग रहा है भाई कि इक्वालिटी की बात कर रहा है, रैशनैलिटी की बात कर रहा है, एफिशिएंसी इन रूल की बात कर रहा है कि जो रूल है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हम लोग चलाएंगे, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। Later these ideas were transported to the regions under French control। याद रखें कि जो रीजन्स थे, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली वगैरह, जहां पे फ्रेंच आर्मी घुसी थी, वहां पे भी इन कंट्रोल को लागू करना शुरू कर दिया नेपोलियन ने। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, यहां पे भी वो नियम लागू कर दिए। और फिर नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में इटली एंड जर्मनी इन फॉर्म ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 AKA ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। 1804 में इसने नेपोलियनिक कोड जो है उसको लागू कर दिया। अब ये नेपोलियनिक कोड क्या है, इसको हम लोग जो है नेपोलियन संहिता भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही ये सिविल कोड था, जो कायदे कानून जो होता है सब कुछ वैसा ही बिल्कुल, तो वो उसने लागू कर दिया। यानी कि आप समझें कि एक नया कोड ऑफ कंडक्ट पूरे राज्य, पूरे देश के लिए लागू कर दिया, जहां जो भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर में आ रहा था।
नेपोलियनिक कोड प्रूव टू बी गुड एज वेल एज बैड फॉर द सोसाइटी एज इट इज डिस्कस्ड बिलो। अब जो नेपोलियनिक कोड है, जरूरी नहीं तो ये सबके लिए अच्छा होगा, हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम इसके गुड और बैड पॉइंट्स दोनों को समझें। एग्जाम में आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेपोलियनिक कोड क्या है, कब आया, तो भाई 1804 में आया। नेपोलियनिक कोड को हम लोग जो है सिविल कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेपोलियन जो है वो इस कोड को लेकर ही इसलिए आया था ताकि वो चाहता था कि एक आधिपत्य जो है उसका पूरे यूरोप में फैल सके। चलिए गुड पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि इस कोड में, इस संहिता में गुड पॉइंट्स क्या क्या थे। तो जैसे सर्फडम, इसको नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया। अब ये सर्फडम क्या है? सर्फडम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, कि आप किसी को बैठा करके काम नहीं करवा सकते हैं कि भाई मैंने तुम्हें दिन भर का दे दिया है पैसा, अब तो तुम मेरे लिए जो करना है करो, जो काम है वो करवाऊंगा मैं तुमसे, ठीक है। ये जो है वो उसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, बोला नहीं करवाना है। कहीं ले जा रहे हैं पकड़ करके कि चलो तुम्हें वहां काम करने के लिए ले जा रहा हूं और छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड, किसी भी देश या किसी भी राज्य की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, आगे आप लोग इसे हिटलर के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर ने भी इसी तरह के बदलाव किए थे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा इसने इंप्रूव कर दिया, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए। ट्रेड बैरियर्स मतलब ऐसा होता था ना कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य पे सामान लेकर के जा रहे हैं और आपको एक टैक्स लग जा रहा है। अभी आप मान के चलिए कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर से अगर आपको केरला कोई सामान लेकर के जाना है, रास्ते में जितने भी स्टेट्स अगर आपको पड़ते हैं, सब अगर सीमा कर के नाम पर पैसा आपसे लेने लग गए, तो फिर बताओ कि उस एक कमोडिटी का दाम जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की परेशानियां थी, इनको भी हटाया। प्रिविलेजेस ऑन बर्थ वर रिमूव्ड, यानी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो थे उनको उन्होंने समाप्त किया, जैसे क्लर्जी थे और नोबिलिटी। तो इनके यहां पे अगर कोई बच्चा भी जन्म लेता था तो वो शुरू से ही एलीट और एरिस्टोक्रेट कहलाता था। तो नेपोलियन ने कहा कि भाई अब उसे सिर्फ इसलिए कि वो उस घर में पैदा हुआ है, उसे कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये गुड पॉइंट्स है भाई, ये जो है ये अच्छी बातें हैं, ठीक है, इनसे लोग खुश होंगे। लेकिन हमारे पास बैड पॉइंट्स भी तो हैं। चलो ठीक है, सेंसरशिप। सेंसरशिप सबको पता है कि सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप में क्या हो रहा था ना कि लोग सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, लोग सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, उसके अगेंस्ट में न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में लिख नहीं सकते थे, क्योंकि सेंसरशिप है भाई, ठीक है। विमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड वोटिंग राइट्स। तो विमेन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेटस ऑफ विमेन, अगर हम यूरोप में जाने या फ्रांस की ही बात अभी फिलहाल करें, तो वहां ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स थे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक विमेन है तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो अपने पिता पर आश्रित है, शादी के बाद जो है अपने पति पर आश्रित है, शादी के पति के जाने के बाद वो जो उसके बच्चे हैं उस पर आश्रित है, उसका अपना कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये जो चीज थी, तो ये उसने नहीं हटाया। ये फाइनली विमेन को जो है 1950 के अराउंड में जाकर के ये अधिकार जो है यूरोप में मिला, वोटिंग का अधिकार, ठीक है। कॉन्स्क्रिप्शन, अब कॉन्स्क्रिप्शन क्या है सर? तो कॉन्स्क्रिप्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं जबरन भर्ती। अब ये जबरन भर्ती क्या है? कॉन्स्क्रिप्शन जो है था कि आपको फौज में आपके घर से, आपका अगर लड़का है तो उसे जबरदस्ती भी ले जा सकते थे, ठीक है। अभी क्या है कि आपकी इच्छा है तो आप जाएंगे, उस वक्त क्या था कि भाई जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे, आप सर पीटते रह जाइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सही था या गलत था? गलत ही था ना। उसको मान लो उसको इंजीनियर बनना है, उसको मान लो उसको टीचर बनना है, तो फिर वो तो अपनी आजादी खो बैठेगा। तो ये कॉन्स्क्रिप्शन है, इसे आप समझ लें। और हाँ, इंक्रीज्ड टैक्सेस, टैक्सेस जो है वो और बढ़ा दिए उसने। अब देखिए, अब आप यहां से कनेक्ट कीजिए कि कंस्क्रिप्शन और इंक्रीज्ड टैक्सेस। कंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि लोग जो है आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, फौज में लोगों को लेते जा रहे हैं वो लोग। तो भाई फौज की संख्या बढ़ रही है तो उनको तो भाई सैलरी भी देना है, हथियार भी देना है।
तो पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस बढ़ा दो। तो नेपोलियन क्या कर रहा है ना कि आर्मी को बड़ी करते जा रहा है। तो आप इसका इरादा समझ लें कि इसका इरादा क्या था। ऐसे भी काफी और एरियाज, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे एरियाज को तो उसने फ्रेंच कंट्रोल में ले ही लिया था। अब आप समझ जाएं कि उसका इरादा आगे और क्या क्या करने का रहा होगा नेपोलियन का। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पता नहीं और कितना आगे तक बढ़ सकता था। ठीक है, तो इन सब चीजों से लोग थे परेशान। और हां, एक चीज और हुई कि लोग जो है, जो शुरू में नेपोलियन को वेलकम कर रहे थे, उनकी जो सेना थी उसको वेलकम कर रहे थे हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कह करके कि भाई ये हमारे लिए आजादी का तोहफा लेकर आएंगे। अब लोग उनको हेट भी करने लग गए क्योंकि इन्होंने देखा आजादी तो छोड़ो, ये तो उल्टा हमें ही अपने पांव के तले दबा रहे हैं। दिस लेड द इनिशियल एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल टर्निंग इनटू हॉस्टिलिटी। लोगों के अंदर शुरू में जो जोश था, एंथुसियाज्म था, वो जो है अब हॉस्टिलिटी में बदलने लग गया। नेपोलियंस ग्रीड फॉर पावर यूनाइटेड रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। अब भाई सबको नजर आने लग गया था कि किस तरह से जो फ्रांस का रूलर है, एक मामूली सा एक कभी किसी जमाने में एक मिलिट्री का ऑफिसर रहा होगा, वो अब जो है वहां का रूलर बन गया है फ्रांस का। एक तरह से कहो तो वो डिक्टेटर था, इसीलिए इसको डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो वो अब कैसे फ्रांस के बाहर जो है अपनी पैठ बना रहा है, एरियाज को ऑक्यूपाई करते जा रहा है धीरे धीरे। इस चीज को लोगों ने समझा। और उस समय के सुपर पावर्स कौन थे? ये रहा आपके सामने, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो क्लास में होता है ना कि जैसे कोई जो है एक सुपर स्ट्रांग बच्चा जो है वो एंटर करता है, तो पहले के जो 4-5 ग्रुप के जो होते हैं बदमाश लड़के, वो थोड़ा डर जाते हैं कि अरे यार वो तो स्ट्रांग भी है, कहीं ऐसा नहीं कि वही फेमस हो जाए, तो चारों मिलकर के उसकी पिटाई कर देते हैं। तो ऐसा ही यहां पे हुआ कि इन चारों ने, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने यह सोचा कि इससे पहले कि नेपोलियन और ताकतवर हो जाए, इसे अभी टेक डाउन कर देते हैं। दिस रिजल्टेड इनटू बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जिसमें कि नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन गॉट डिफीटेड, राइट। 1815 में क्या हुआ? वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन को जिसमें हरा दिया जाता है। तो नेपोलियन की कहानी जो है आप अगर देखें तो 1804 से ही अगर हम गिनते हैं तो 1815 में नेपोलियन खत्म। पर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है सर कि नेपोलियन खत्म हो गया, फ्रांस का रूलर जो है वो खत्म हो गया, तो अब फ्रांस को कौन संभालेगा? इसके साथ में एक और बात आकर के जुड़ती है कि फ्रांस ने जितना जो एक्स्ट्रा एरिया कब्जा करके रखा हुआ था, उन एरियाज का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा अब? तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पे क्या किया गया? ट्रीटी ऑफ वियना साइन टू रिवर्स द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। तो यहां पे बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको साइन किया गया, तो उसको भी हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कंक्लूजन एक बार हम लोग देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले यहां पे आप देखिए कि 1789 में फ्रांस में क्या थी? मोनार्की थी, ठीक है। 1791 में यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। राजा लुई 16 ही थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई रूल करेंगे, रूल तो मैं ही करूंगा, लेकिन अब अपनी मर्जी से नहीं, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा मैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे आ गई थी। उसके बाद वहां पे कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई। कन्वेंशन जहां तक आपको याद है, तो एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि जो पुअर थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने एक गवर्नमेंट जो है वहां पर बनाया था। समझ में आ रहा है आपको? फिर डायरेक्टरी का रूल आया, और ये डायरेक्टरी के बीच में ही फूट डाल करके नेपोलियन ने जो है राज करना शुरू कर दिया था। आ गई बात समझ में? ये अभी तक का हम लोगों ने रिवीजन में देख लिया है। आगे देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में ये जो लोग शुरू से ही परेशान हो रहे थे ना फ्रांस में कि हमने तो भाई आजादी ले ली है, लिबर्टी ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप। अब इसका मतलब क्या है? इसको जब आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही है कि जो 18th सेंचुरी है, वहां 1750s के अराउंड तक वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक कंट्री है भाई, नेशन स्टेट है, नहीं, सारे के सारे राज्य थे, और सारे के सारे एक किंग, एक मोनार्क के द्वारा या तो रूल किए जा रहे थे,
या तो फिर एक निरंकुश शासक, एक डिक्टेटर वहां पे था, लेकिन यहां पे कोई नेशन स्टेट नहीं था। दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बेस्ड ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अदर डाइवर्सिटीज। अभी जो आप नक्शा देख रहे हैं ना यूरोप का प्रेजेंट डे, कि भाई यहां पे हाँ यूनाइटेड किंगडम ऐसे इसकी बाउंड्री ये है, फ्रांस ऐसे है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग डिवाइडेड थे, लेकिन या तो लैंग्वेज, या तो जो भी जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, इसके नाम पर बाउंड्रीज का जो है बाउंड्रीज को बनाया गया था। ये नहीं था कि ये लोग जो है वहां भाई चलो हम लोग जो है इस देश के हुए, इस देश में इतने लोग हैं। अभी भारत हमारा देश है तो इसमें इसमें डाइवर्सिटी है, हर रिलीजन के लोग हैं, हर एथनिसिटी के लोग हैं। यहाँ पे आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल कीजिए, डायलेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। 200 किलोमीटर ट्रैवल कीजिए, 300 किलोमीटर तो भाषा बदल जाती है। तो ये जो है एक नेशन है, लेकिन वहां पे लैंग्वेज के आधार पर ही राज्य को बांटा गया था। यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। सच डिफरेंस डिड नॉट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। सर जब ऐसा डिफरेंस होगा ना तो आप लोगों को यूनाइट नहीं कर पाएंगे कभी भी। अभी क्या है ना कि भारत में इतने रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इतनी एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। आप उनसे कहो कि उनके लिए क्या सबसे बड़ा है, देश या धर्म, वो कहेंगे देश बड़ा है ना, देश बड़ा है ना सबके लिए। तो इसी चीज को वहां पे वो लोग स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए उनकी एथनिसिटी है वो पहले आ रही थी, उनका लैंग्वेज पहले आ रहा था, उनका अपना कल्चर पहले आ रहा था। देश जो है क्या है, जो नेशनलिज्म जिसको हम कह रहे हैं, राष्ट्रवाद जो है, वो भावना उनके अंदर नहीं थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रेज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म। तो ये काफी मुश्किल हुआ कि कैसे लोगों को राष्ट्रवाद की भावना जो है वो सिखाई जा सके। इसी बीच में हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, कि किस तरह से अभी जो है हमने देखा जब तो हमने ये देखा था कि एरिस्टोक्रेसी, राइज ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास के लोग आए कहां से, ये सवाल में आता है। इस समय तो सर या तो हम लोगों को पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे एलीट और एरिस्टोक्रेट्स ही भरे हुए हैं, या तो फिर यहाँ पे जो लोग हैं ये काफी गरीब लोग हैं। ये पुअर क्लास है, पुअर क्लास है। लेकिन ये मिडिल क्लास जो है यहां बीच में आने वाला है, यहां पे आपका आने वाला है मिडिल क्लास। ये कैसे आएगा इसको भी हम लोग समझते हैं।